क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम काफी आगे तक निकल चुके हैं। कई सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे कि हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया, हमने जो है वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट कर लिया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट कर लिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया, मूवमेंट्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे केवल दो चैप्टर बचे हैं। एक नर्वस सिस्टम बचा है जिसको हम एनसीईआरटी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से दे रखा है, दूसरा बचा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम बचा है। ठीक है, तो आज से हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब एक बात ध्यान सुन लीजिए, आपके क्या होता है कि जब आप नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो एमसीक्यू बुक है, कई सारी एमसीक्यू बुक में बहुत सारा थ्योरी लिखा होगा, बहुत सारा थ्योरी लिखा होगा, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, एमैगडाला को उन्होंने डिटेल में बताया होगा, पोन्स के बारे में बड़ा डिटेल में लिखा होगा, तो वो सब नीट में नहीं आता है। नीट में वो आता है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। तो दो तीन चीजें दिमाग में डालने के, नर्वस सिस्टम में इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि क्या नीट के अंदर और एम्स के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और उसको हमें कवर करना है, और ऐसा क्या है जिसको अभी छोड़ देना है जो मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे। क्लियर? तो कई सारे मैंने अभी देखे, कई सारे मैंने रेफरेंस बुक देखे, उनमें देखा मैंने कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो पहले किसी जमाने में सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था। जब मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे लिए चैप्टर का नाम था नर्वस सिस्टम, मतलब पूरा पढ़ना है आपको उसके बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। अभी क्या क्या एनसीईआरटी ने बड़ा स्मार्ट काम किया, उन्होंने चैप्टर का नाम बदल दिया, उन्होंने लिखा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मतलब पूरा नर्वस सिस्टम ये नहीं है, समझ रहे बात को? नर्वस सिस्टम में कई सारे आयाम है, न्यूरो एनाटॉमी की अपनी एक अलग बुक चलती है, न्यूरो फिजियोलॉजी की अपनी एक अलग बुक चलती है, तो उतना लेवल पे नहीं जाना आपको। यहाँ पे अभी आपको आपकी जो बाउंड्रीज है वो क्या है, वो है एनसीईआरटी लाइक ए सिलेबस, एंड यू शुड गो बिटवीन द लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी। तो हम जैसे फ्लोट करते हुए एनसीईआरटी के लाइंस के बीच में जाके जो जरूरी लगेगा हमें, जो जहां तक एग्जामिनर पूछ सकता है वो कवर करेंगे। कुछ एडिशनल पॉइंट हम आपको एक्स्ट्रा स्टॉक के रूप में कवर करेंगे जो आपको परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट के अंदर दिया जाएगा। तो लेक्चर के पहले लेक्चर में ही मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया। डिस्क्लेमर यह है कि आपको सिलेबस के अंदर जो नीट का सिलेबस है, एम्स का में जिस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि ब्रेन का एक एक हिस्सा बहुत डिटेल में जाके जो है वो पढ़ना है आपको, नहीं। यदि वैसा पढ़ना है तो उसके लिए आपको फिर मेडिकल वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे जो आपके किसी काम नहीं आएंगे यहां पर। क्लियर? तो यहां पर अब नर्वस सिस्टम कई बच्चों को बड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल लगता है। मैं कहता हूं मेरे पढ़ाने के बाद आपको ये ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि सबसे अच्छा सिस्टम को यदि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर है तो वो है नर्वस सिस्टम है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है सबसे अच्छा सिस्टम के। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपका फेवरेट सिस्टम में से एक होगा ये, और हम इसको बाद में चैप्टर पूरा करने के बाद प्रॉमिस को पर दोबारा बात करेंगे इस पर। ठीक है, कि मैं अपने प्रॉमिस में खरा उतरा या ना उतरा आप मुझे बताएंगे। क्लियर? चलिए, अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू आपको वो लगाने पड़ेंगे जो रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एज पर एनसीईआरटी है। तो इसलिए यहां पर इस चैप्टर में डीपीपी बिकम्स मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। तो डेली प्रैक्टिस पेपर को जरूर सॉल्व करेंगे आप बूस्टर सीट को लगाएंगे, आप परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट को लगाएंगे आप, और कुछ मैं एडिशनल एमसीक्यू भी प्रोवाइड करूंगा, वो भी आप साथ में सॉल्व करेंगे ताकि हमारा चैप्टर पर पूरा कमांड हो जाए और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इसका गलत ना हो। क्योंकि आपको क्लियर कर दूं मैं, राज की बात यह है कि 60-70% स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार ये तो कठिन है, इसको छोड़ देते हैं। और हमारे कमांडो वो कठिन से कठिन चीज को आसान से आसान बनाकर पढ़ लेते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है, वो फोड़ का आते हैं। छोड़ना नहीं है, एग्जाम में फोड़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं हम, बहुत लंबी चौड़ी बात कर ली मैंने आपसे, शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा ठीक है।
एक बात बताइए मेरे को आप अच्छे से कि जैसे हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो है एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि एक लड़का है जो एक बास्केटबॉल को लेकर एक बास्केट करने की कोशिश कर रहा है। सामने बास्केट होगी तभी तो बॉल को ऐसे लेकर के डालने की कोशिश कर रहा है उठ के। इसका मतलब ये कि इस पूरी प्रोसेस में उसको क्या क्या करना पड़ रहा है। इस पूरी प्रोसेस में उसको बास्केटबॉल को पकड़ने के बाद में वो ही शुड लुक कि बास्केट कहां पर है, उस बास्केट को वो देख रहा है। ठीक है, यानी हम गलत दिशा में हाथ किया मैंने कहा वो बास्केट को देख रहा है कि बास्केट को देखने के बाद वो बास्केट में बॉल को डाले। तो मतलब उसने सेंस किया, उसने देखा अपनी आंखों से कि बास्केट कहां पर है, उसने दूरी का अंदाजा लगाया, उसने कहा कितनी दूरी पर बास्केट है, उसने अपने हैंड के मूवमेंट को, उसने अपने हाथ के मूवमेंट को, मस्कुलर मूवमेंट को उसने इतना कंट्रोल में रखा है कि वो बास्केटबॉल को ऐसे फेंकेगा कि सीधा बास्केट में जाके बॉल गिरेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी बॉल बास्केट में नहीं जाएगी। इसका मतलब व्हाट ही नीड प्रॉपर अटेंशन, ही नीड प्रॉपर नॉलेज कि कितना दूरी पर है, ही नीड कि कहां पर बास्केट है वो देखना जरूरी है उसको के, और बॉल को डालने के लिए प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। इस लड़के को फिर हमने नर्वस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तस्वीर के दो पहलू हैं, एक पहलू में आपको वो लड़का हाथ में बॉल रखे दिखाई पड़ रहा है, दूसरे तस्वीर में आपको केवल और केवल उसके नर्वस सिस्टम को हमने हाईलाइट किया है कि उसका ब्रेन है जो जज कर रहा है, सेंस ऑर्गन उसमें काम कर रहे हैं, उसकी आई जो होती है वो डेप्थ का परसेप्शन लगा रही है। हमारी दोनों सामने जो आई होती है ना वो क्या करती है, वो सामने के ऑब्जेक्ट की दूरी का भी अंदाजा लगा लेती है। ये हम एक अंदाज से बोल सकते हैं कितना दूरी पर है और उसके अकॉर्डिंग चीज को हम वहां फेंक सकते हैं। यदि आप मुझसे बोलेंगे सर कैमरे तक ये पेन फेंक के दिखाओ तो मैं पेन फेंक के दिखा दूंगा और 99.9% मैं कैमरे को मार भी दूंगा। पर ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग रुक जाएगी फिर के। तो ठीक है, तो अब सिंपल सी बात यह है कि मुझे पता है कि मुझे कहां से किस चीज को जो है वो कितना दूरी का अंदाजा मैं लगा सकता। मतलब हमारी जो आईज हैं दे आर आल्सो लाइक ए विंडो टू ब्रेन, कि ब्रेन को डिसीजन लेने में हमारी आईज हेल्प करती है। तो सेंस ऑर्गन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग है ना हमने क्या किया, हमने बास्केट को देखकर बास्केट कितनी दूरी पर है उस का अंदाजा लगाया हमने, और फिर हमने हमारा उद्देश्य क्या था कि बास्केटबॉल को बास्केट में डाल दें, ये हमारा उद्देश्य था, ये इस लड़के का टारगेट था। ठीक है, तो अब उसने अपने हैंड को कोऑर्डिनेट किया उसने और प्रॉपर स्पीड से उसने फेंका उसको कि बॉल बास्केट के अंदर चली गई। ठीक है, मतलब देयर इज अ रिएक्शन। एक तो देखा उसने कि क्या है, कितनी दूरी पर है, अंदाजा लगाया ब्रेन ने उसके, और पूरी प्रोसेस को प्रोसेस किया उसने कि ये है, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूं ये बास्केटबॉल है, मतलब मेरा ब्रेन कहता है कि आप यदि पढ़ा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि ये बास्केटबॉल है, ये लड़का ये कर रहा है। तो मतलब मैंने डिसाइड किया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट किए, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोल रहा हूं आपको, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आपको बैठ के, दिस ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम के। मतलब हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के जो है वो अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है, उसको कहीं कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है कि सहजने के लिए। क्योंकि देखिए यदि हम बात करते हैं एनिमल किंगडम, सुनिए आज हम चैप्टर का पहला लेक्चर है, आज हम बात करेंगे चैप्टर की आत्मा के ऊपर, आज सोल ऑफ द चैप्टर को हम टच करेंगे। हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि जो है वो प्रोटोजोआ सिंगल सेल थे, फिर पोरीफेरा बने जो कोशिकाओं के सेल्स के क्लस्टर थे, फिर उसके बाद क्या बने, सिलेंटेटा बने, और सिलेंटेटा में पहली बार टिश्यू बने। जैसे टिश्यू बने तो देयर इज टिश्यू को क्या करना था, उसको एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर काम। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कोशिकाओं का वह समूह होता है जो एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, एक विशेष कार्य को करने के लिए मॉडिफाइड होता है। अब एक विशेष कार्य को करना है, किस समय करना है, वो सब चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरल सेल जो है वो आपको सिलेंटेटा से दिखाई देने लगती है, उनमें न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है, लेकिन उनके पास ब्रेन नहीं होता है। ब्रेन हर सेल जो है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रही है क्या करना है, क्या वो रिस्पॉन्ड कर रही है बेसिकली बाहर के स्टिमुलस का। यानी जो सिलेंटेटा है वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे आगे क्या करना है, कोई वो सेंट्रलाइज डिसीजन नहीं ले पाता, वो जो भी हिस्सा उसका है वो अपने लोकल स्टिमुलाई के चलते डिसीजन ले लेता कि मुझे ये करना चाहिए। ठीक है ना, फिर
हम सिलेंडर से आगे बढ़े, ठीक है, हमने देखा प्लेटी में देखा, हमने कहा जैसे ही बाइलेटरल सिमेट्री आई, जैसे ही बाइलेटरल सिमेट्री आई तो वहां पर हमने एक वर्ड यूज किया था एनिमल किंगडम में, सिफिलाइजेशन, हेड का फॉर्मेशन। व्हाट इज हेड? ये जो हेड है वो क्या है? वो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, आपने घर में देखा होगा कंप्यूटर होता है कि उसका सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है। तो जो कंप्यूटर में जो सबसे कंप्यूटर का जो ब्रेन है, जो इंजन है, जो मशीन है, वो एक जगह पे लगी हुई है, लैपटॉप में नीचे लगी हुई कहीं पर, और जो डेस्कटॉप में एक साइड में रखा हुआ डब्बा है ना। तो समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा जो आपका कंप्यूटर है उसका केवल मॉनिटर वो अकेले काम कर रही है, वो मॉनिटर तो डिस्प्ले कर रहा है केवल, कि अकेला माउस, अकेला कीबोर्ड नहीं, जब तक कि जो है बकायदा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है वो कनेक्टेड ना हो तब तक काम नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ, जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो मोबाइल फोन खरीदते में आप क्या देखते हो? आप मोबाइल फोन खरीदते में आपकी प्रायोरिटी ये बिल्कुल नहीं होती है कि मोबाइल फोन नारंगी रंग का होना चाहिए, मोबाइल फोन जो है वो पीले रंग का होना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है कि मोबाइल फोन ऐसा होना चाहिए जिसका रैम अधिक हो, जिसका जो है वो मेमोरी अधिक हो, तो हम अपने बहुत सारे वीडियो सेव कर सके उसके अंदर, उसका जो है वो अधिक रैम का होगा, अधिक जो है वो मेमोरी का होगा, ठीक है, फास्ट प्रोसेसर उसका होगा, एंड्रॉइड बेस्ड होगा, फास्ट प्रोसेसर होगा, तो वो जल्दी जल्दी हमको वीडियो दिखाएगा, लैग टाइम कम होगा, उसमें स्क्रीन उसका टच उसका स्क्रीन का बेटर होना चाहिए। भाई महंगे मोबाइल में क्या खास बात है? महंगे मोबाइल में ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिसकी आप जो आदमी आपको कॉल कर रहा है वो आदमी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपको ऐसे कपड़े फोन के फोन कर रहा हूं, आपको मैं सस्ते मोबाइल में फोन कर रहा हूं, ठीक है, जब आपके पास महंगा मोबाइल आ गया, जब मैं फोन करूंगा तो मैं कोई चमकदार थोड़ी ना हो जाऊंगा, जो जो हूं वैसे ही हूं मैं तो। यू कैन चेंज योर मोबाइल बट यू कैन नॉट चेंज योर कॉन्टेक्ट, जो आपके संपर्क है वो तो वही रहेंगे ना। तो महंगे मोबाइल में क्या खास बात है? टच उसका सेंस के यानी उसका ओवरऑल फील कि वो कितना तेज रिस्पॉन्ड करता है, वो इंपॉर्टेंट चाहिए। ऐसा तो नहीं था कि यूट्यूब से चालू क्या गोल गोल घूम रहा है, बफर 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 के, वो नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है वैसे वैसे पूरा का पुराने सोचिए, आज के 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल के अंदर ही टीवी देखेंगे, मूवीज मोबाइल के अंदर देखेंगे, के मतलब पूरा का पूरा टेलीविजन लाइव मोबाइल के अंदर आप देख सकते हो। 10-15 साल पहले किसी के दिमाग में बात नहीं थी कि सब कुछ मोबाइल के अंदर समेट जाएगा, सब कुछ मोबाइल के अंदर जाएगा, घरों के टीवी जो है वो भंगार बनने लगेंगे अब धीमे धीमे, ठीक है। मेरे घर में जब शाम को मैं लौटता हूं तो क्या देखता हूं कि मेरे घर में मेरे बच्चे जैसे कभी उनको वो नेटफ्लिक्स पे कार्टून देख रहा होता, छोटा वाला बेटा के, बड़ा वाला बेटा नेटफ्लिक्स पे जो है कुछ स्पोर्ट्स का कुछ देख रहा होता है के, या शाम को जब रात को समय जब मेरी वाइफ ऑफिस से उठ करती है, कभी कभी वो उसमें कोई सीरियल्स देखती है, उसके अंदर के बुद्धा देख रही है जैसे आजकल उठ के, तो अलग अलग सीरियल देखती है उसके अंदर, हॉलीवुड कुछ बाहर के नेटफ्लिक्स से सीरियल है वो देखती है। मेरे को मौका मिलता है तो मैं भी उसमें कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करता हूँ। मेरा फेवरेट है नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी, इस तरह के चैनल में देखता हूँ बेसिकली, जिससे मुझे कुछ सीखने मिले और मैं आपको सिखा सकूं के मैं अपने कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में आपको हमेशा शामिल रखता हूं, कभी आपको भूलता नहीं हूं। आपको ऐसा लगता है सर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, पर ऐसा ये सच नहीं है सर, मैं आपको आपके बारे में दिन और रात सोचता हूं। ये बात अलग है कि मैं आपको 1 to 1 आंसर नहीं कर पाता हूं, पर मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरा मन पूरा आपके साथ में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां बात शुरू हुई थी कि सिविलाइजेशन हेड इज दी बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द ऑल न्यूरॉन, सब नर्व का जो है वो एक हेड के डिसीजन कहां लेंगे वो हेड वाला हिस्सा हो गया। तो जो है जब सिविलाइजेशन हुआ, सिर का फॉर्मेशन हुआ, तो बेसिकली तब ब्रेन का बनना शुरू हुआ वहां पे। तो इनिशियल में प्रिमिटिव ब्रेन बना, कुछ नर्व न्यूरॉन बने, कुछ गैंग्लियंस बने जिन्होंने आगे सप्लाई भेजा और कंट्रोल करने की कोशिश की। धीमे धीमे ये ब्रेन इवॉल्व होता चला गया और मनुष्य आज सब जीवों पर भारी इसलिए है, हम पूरी धरती को कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में गलती से भारी ब्रेन डेवलप हो गया, ठीक। तो हम हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, हम इतना भयंकर कंट्रोल कर रहे हैं कि हम इस प्रकृति जिसमें रहते हैं उसको ही खत्म कर किए दे रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरा इशारा दिल्ली के पॉल्यूशन की ओर है, मेरा इशारा इस बात की ओर है कि ये जो प्रदूषण की समस्या है, जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ता चला जा रहा है, जो हम उस व्यक्ति के समान हैं जो जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को वो काट रहा है के। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है ना कि कई लोगों के मस्तिष्क जो है वो विनाशकारी दिशा में चलते हैं कि वो तात्कालिक लाभ देखते हैं, वो लंबे समय का लाभ नहीं देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि यार डॉक्टर तुम्हारे वीडियो तो जो है वो लोग, कई बच्चे देखते हैं, तुम इनको जो है वो 25-25 हजार रुपए में बेचना शुरू कर दो, 30-30 हजार रुपए में बेचना शुरू कर दो के।
तो जितने लोग मुझे ये सलाह देते हैं ना, मैं समझ सकता हूं कि उनका मनोविज्ञान शॉर्ट टर्म बेनिफिट की ओर के, जबकि मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं लाखों बच्चा ऐसा है जो मुझको जानता है, लाखों बच्चा ऐसा है जो मेरा कमांडो है, लाखों बच्चा ऐसा है जो हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन में जुड़ा हुआ है, और लाखों बच्चा ऐसा है जो देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को बदल देगा, पूरा रूप बदल देगा। अरे हर जगह पर जो है बायोमेंटर्स कमांडो जो है बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और इस देश में हेल्थ केयर नंबर 1 पर होगा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ये मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, ठीक है। मैं छोटा सा आदमी खूब सारा पैसा कमा के करूंगा तो क्या करूंगा मैं इसका, ठीक है। सोना में खा नहीं सकता, चांदी में खा नहीं सकता, खाता में 2 रोटी वही के, मतलब मेरे को, और मैं एक बार में 1 जोड़ी कपड़ा पहन सकता हूं, और इतना मेरे पास पर्याप्त है। इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो क्या है, वो भ्रम है, बाकी सब कुछ भ्रम है, ठीक है। जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने कमांडो के लिए करना है, ठीक है। चलिए, ये मेरी व्यक्तिगत अब ये सोच है, ये सोच भी कैसे है, मेरे नर्वस सिस्टम के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठी हुई है, इसलिए मैंने आपसे बोल दिया। ये कोई स्क्रिप्ट थोड़ी लिखा हुआ है कि मन के अंदर किसी कोने में बैठा हुआ है, आपसे मैंने साफ साफ कह दिया कैसा है। मैं एकदम साफ बात कहने में यकीन रखता हूं। आप बोलोगे सर ये नर्वस सिस्टम में हो क्या रहा, आप क्या क्या बातें कर रहे हो के, एक्चुअली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ अवर ब्रेन वर्क्स के, हमारे ब्रेन में जो है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सब तरह के हिस्से होते हैं के, ठीक। मैं एकदम स्पष्ट में, मेरा एक जो है वो बचपन से मेरा है कि मुझे यदि जो चीज अच्छी नहीं लगेगी तो मैं साफ साफ बोल दूंगा कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा लगेगा तो मैं बोलूंगा ये अच्छा है। और इसको लेकर मेरे कई सारे फॉलोअर्स भी हैं और कई सारे मेरे विरोधी भी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और याद रखिए, यदि आपके कोई विरोधी नहीं है इसका मतलब आप सही काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके विरोधी हैं इसका मतलब यू आर डूइंग दी राइट वर्क के, और वो आपके वर्क में कमियां निकालेंगे, और उन कमियों से को आप ध्यान से देखिए कि हाँ वो जो कमी निकाली गई है वो सही कमी है, तो अपने आप को इंप्रूव कीजिए, ठीक है। अपने विरोधियों के बगैर आप इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेटा चिंता कभी मत करना जिंदगी में, ठीक है। जिसको जो बोलना है बोलने दो, अपना काम करके जवाब दो उसको, ठीक है। चलिए, अब वापस से आ गए हम नर्वस सिस्टम पर। आज मैंने कहा ना, आज हम प्रॉमिस करके बैठे हैं चैप्टर की सोल तक पहुंचेंगे। हम बात कर रहे हैं पूरे तरीके से ब्रेन के डेवलपमेंट की। तो इसका मतलब ये ब्रेन जो है वो कोई मामूली ऑर्गन नहीं है, ये वो ऑर्गन है जो पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखता है, जो पूरी बॉडी को जो है एक समन्वित इकाई के रूप में काम करवाता है, यानी ये वो हिस्सा है जो पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। हमारे जो ऑफिस है वहाँ पर इसी जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसी फ्लोर पर जो है एक बड़े व्यक्ति हैं, उनका मतलब उनके कई ऑफिस हैं, ही इज़ बिग रिच मैन। तो उनका बेटा है, उनके बेटे को जो है वो कुछ मेडिकल समस्या है, ठीक है। एक बार मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब क्या आपके पास कोई इलाज है क्या कि मेरे बेटे के जो ब्रेन के दोनों हिस्से हैं वो आपस में जुड़ जाएँ, कनेक्ट हो जाएँ, कोई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी कोई अमेरिका में हो कहीं हो, बताइएगा, तो मैं अपने बेटे का ऑपरेशन कराना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या समस्या, उन्होंने कहा समस्या ये है कि मेरा बेटा एकदम इंटेलिजेंट है, नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया है उसमें, लेकिन उसके ब्रेन के दोनों हिस्से जो है वो डॉक्टर बताते हैं कि वो ठीक से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए जो है वो चलने में दिक्कत होती है, वो चल नहीं पाता, सपोर्ट लिए वगैरह वो चल नहीं पाता है। आप समझ रहे हैं, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में उसको दिक्कत हो रही है। ही इज इंटेलिजेंट बट ही टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड थिंग्स, ही कैन सॉल्व ईच एनी प्रॉब्लम बट ही टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड द थिंग्स, के तो ऐसा उनका बोलना था। मतलब सोचिए ब्रेन का एक हिस्सा जो है उसका कनेक्शन प्रॉपर नहीं बना है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कोई चिप लग जाए, कुछ हो जाए, ऐसा बताइएगा जरूर के हम कहीं भी इलाज कराने तैयार हैं। ब्रेन इज सच एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन के कि आप, इसीलिए प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने ब्रेन को एक बड़े से वॉल्ट के अंदर पैक कर दिया, उसे हम क्रेनियल वॉल्ट कहते हैं। पढ़ा हमने स्केलेटल सिस्टम में कि क्रेनियम होता है बकायदा, जिसके स्कल होता है, इसके अंदर पूरा ब्रेन पैक होता है, क्योंकि ये सबसे कीमती है भाई। घर से आप जब बाहर निकलते हैं तो अपने घर का कीमती सामान आप जो है तिजोरी में रख कर जाते हैं आप, और तिजोरी बड़ी भारी होती है, यानी तिजोरी इतनी भारी होती है कि उसको चोर लेके नहीं आ सकता। तिजोरी जो होती है वो मजबूती से जमीन पे जुड़ी होती है, स्क्रू लगे होते हैं, बड़ा भारी काम होता है तिजोरी में, अलार्म भी लगा होता है कि तिजोरी को कोई टच ना करे। तिजोरी में क्योंकि कीमती चीज रखी हुई है, जिसको संभाल कर रखा गया है वो कीमती है, वो समझ रहे हो? यानी आपका ब्रेन इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गन। के दूसरे ऑर्गन भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि उसके बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन तो ऐसा है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं, आपको तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है कि आप देख रहे हैं ब्रेन देख रहे हैं, एंड ब्रेन के पुश से निकलती हुई आपको जो है वो नर्व्स दिखाई पड़ रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। आपको क्रेनियल नर्व दिखाई पड़ रही है, स्पाइनल सप्लाई आपको दिखाई पड़ रही है, एंड आप देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम जो है पूरी बॉडी में तार के समान एक वायरिंग के समान फैला हुआ है, ठीक है।
क्लियर? एंड वॉट एवर एक्शन वी आर डूइंग, के जो भी कुछ हम करते हैं उसमें नर्वस सिस्टम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो मूवमेंट के दौरान हमारी जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना होता है उसमें भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर इंफॉर्मेशन लेकर कौन आता है? नर्वस सिस्टम लेके आता है। ठीक है, आपको लगता होगा सर स्मूथ मसल कैसे काम करती है? तो स्मूथ मसल के लिए भी जो है बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है, कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपने आप से स्मूथ मसल को इंपल्स दे रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। कई हमारे ब्रेन में हम ईच एंड एवरी डिसीजन हम अपने ब्रेन से नहीं कर रहे थे। हम चाहें कि हमारे हृदय की धड़कन को हम 5 मिनट रोक लें, वी कैन नॉट डू दिस। के एक मूवी थी कोई सलमान खान की मूवी में जो है वो रजनीकांत की मूवी के समान ही होती है कि उसमें जो है वो ऐसा हाइपोथेटिकल कुछ दिखाते हैं। मैं मूवी का नाम भूल रहा हूं, शायद किक मूवी थी, क्या मूवी थी, उसमें वो एक विलेन होता है, वो 5 मिनट तक जो है वो हृदय की धड़कन रोक लेता है और उसका ईसीजी फ्लैट कर लेता है। वो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी योगा कर लीजिए भाई, आप अपने पैर को गर्दन में 3 बार लपेट लीजिए, अपने पैर को उठाइए, गर्दन में 3 बार लपेट लीजिए, अपनी गांठ बांध लीजिए, तो भी आप हार्ट की धड़कन को नहीं रोक सकते हैं, चाहे कोई मेडिकेशन कर लीजिए। अरे मेडिकल भी तो कोई चीज है, प्रैक्टिकल चीज भी तो कोई चीज होती है भाई, है ना? तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। हाँ, ये कि हृदय गति स्लो धीमी हो सकती है, हार्ट रेट कम हो सकता है, लेकिन हार्ट को ऑफ नहीं कर सकते आपकी, एकदम ऑफ कर दिया आपने, क्योंकि वहां पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम काम कर रहा है जो लगातार उसको नजर रखे कि बॉडी में किस सिस्टम पे क्या काम चल रहा है। कि आपने खाना खाया, पेरिस्टाल्सिस शुरू हो गया, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट शुरू हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन आई कहां से? ये एक अलग नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा ऐसा है जो आपकी पूरी बॉडी पर नजर रखा है, और उसको आपकी मर्जी की जरूरत नहीं है, उसको वो बॉडी की कंडीशन देखकर डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है मुझे। समझ रहे हैं? उसको आपकी मर्जी की जरूरत नहीं। मतलब आपका नर्वस सिस्टम 2 प्रकार से काम कर रहा है, एक आपकी मर्जी से काम कर रहा है, एक आपकी मर्जी के बगैर काम कर रहा है। और जो मर्जी के बगैर काम कर रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आप तो भूल जाते हो, चाबी रखकर भूल गए, मान लो सांस लेना भूल गए तो ठीक है, मान लो हृदय को धड़काना भूल गए तो ठीक है। इसलिए जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है? वो नर्वस सिस्टम कर रहा है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, मतलब वो भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा बताओ मेरे को कि क्या इतनी सारी कहानी सुनने के बाद लगता नहीं है कि यू शुड नो मोर अबाउट द नर्वस सिस्टम, अधिक जानकारी इसके बारे में होना चाहिए? ठीक है ना, क्लियर? अब देखिए सारा खेल क्या है, सारा खेल जो है वो छिपा हुआ है ये न्यूरोट्रांसमीटर में छिपा हुआ है, सारा खेल छिपा हुआ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, सारा खेल जो छिपा हुआ है न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन सिनेप्स में छिपा हुआ है। कैसे? अभी मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं सागर गया था कुछ दिन पहले। आपको देखो, मैं आपको रूटीन लाइफ की कहानियां बताता हूं, जो जीवन में घटता है वही सच है, और बाकी हाइपोथेटिकल बातें करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं कुछ दिन पहले सागर गया था। तो सागर में क्या हुआ कि हम जो रात का समय था, 9 साढ़े 9 बजे का समय था, तो मैं और मेरी फैमिली जो है, हम लोग जो है अपने जो है वो एक रिलेटिव है उनके घर जा रहे थे। तो जो कार में बैठे हुए थे, तो अचानक से ड्राइवर ने कार को रोका, बोला देखो सर सामने देखिए एक नागिन है। हमने कहा नागिन? उसने कहा हाँ साहब नागिन है, ब्लैक देखिए कोबरा सामने वो नाग। तो उसने जो भी नागिन जो भी होगा उसने अपने दिमाग से बताया, उसने कि साहब नागिन है। और बाकायदा सड़क पे बीच में वो काला सा सांप बैठा होता। थोड़ी देर देखा हम लोगों ने, उसको बच्चों को दिखाया मैंने, देखो बेटा ये कोबरा होता है, ऐसे बना होता है, इसके ऊपर बहुत जहरीला होता है। फिर वो सड़क क्रॉस करके चला गया, फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। ठीक है, ये बात उस दिन की है। उसके 2 दिन बाद जब मैं सो रहा था, बॉम्बे आ गया लौट के, मैं सो रहा था, तो बॉम्बे को रात को 12 साढ़े 12 बजे में मैं नींद में था, मेरे को सपना आया। उस सपने में मेरे को सांप दिखाई दिया, सपने में मेरे को सांप दिखाई दिया। ठीक है, कि वो बगीचे के आसपास कहीं घूम रहा है ना, वो सांप को देखा मैंने और एकदम से मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने सोचा कि सडनली, इतने दिन से तो कभी सपना आया नहीं, सडनली सांप का सपना कैसे आ गया? क्योंकि हमारे ब्रेन ने क्या किया, सुनिए कहानी कि हमारे ब्रेन ने क्या किया, जब उसने सागर में उस सांप को देखा तो ब्रेन ने देखा, उसको लगा यार एग्जैक्टली सामने सांप ऐसा सड़क पर जा रहा है। क्योंकि देखो ये तो रूटीन तो देखने की चीज नहीं है भाई, हम लोग जैसे बॉम्बे में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, वहां तो ये सब कुछ दिखता भी नहीं है। पहले भोपाल में रहा करते थे, वहां भी इतना कॉमन नहीं था। तो देखा, बीच सड़क पे क्रॉस करते देखा, सोचा, बच्चों को दिखाया, 2 मिनट उसके बारे में कम्युनिकेट किया। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई और केमिकल थैलिया पैकेट्स बन गए। फिर हमारे बेटे ने, छोटे वाले बेटे ने हमसे क्वेश्चन किया उसके बारे में, बड़े बेटे ने क्वेश्चन किया। अगले दिन फिर बच्चों ने कहा कि पापा क्या वो सांप आज भी रोड क्रॉस करके अपने घर लौटेगा? 2-3 दिन तक वो बातें, बच्चे उसके बारे में 2 दिन तक बात करते रहे। तो वो जो मेमोरी थी वो रिकॉल होती चली गई। अब जब मैं बॉम्बे लौट के आया, मैं भूल गया उसके बारे में, सांप के किस्से के बारे में भूल गया मैं। हाँ, अभी याद आया तो आपको बता दिया मैंने। तो अब हुआ क्या
कि इस दौरान हमारे ब्रेन ने देखा कि यार ये जो केमिकल पैकेट मैंने बनाया है, इस केमिकल पैकेट में इंफॉर्मेशन है उस काले सांप के बारे में, क्या करूं, उसको रखूं कि छोड़ दूं उसको। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. उन्होंने कहा ये देखो, ये डॉक्टर गीतन ध्यान तो दे नहीं रहा है, बार बार सांप सांप के बात, कभी सपेरा तो है नहीं है, सपेरा तो है नहीं कि सांप के बारे में, या डॉक्टर भी नहीं सांप वाला कि सांप के लिए दिन भर केस यही केस डील करता हो। देखो यार, एक काम करो, रात को जब ब्रेन का प्रोसेसिंग करोगे, रात को जब सोएगा ना, जब ये सोएगा, जब डॉक्टर सोएगा, तो रात के समय इसको पैसे भी बहुत दवाइयां याद रखनी पड़ती है, रात के समय देखना है, पैकेट को हटा देना है इसको के। रात को मैं सो रहा था गहरी नींद में, रात को मैं जो है वो ब्रेन के अंदर जो है केमिकल प्रोसेसिंग चला, उसने कहा अच्छा सांप वाला पैकेट, केमिकल पैकेट, ये केमिकल पैकेट क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सांप वाला है, हटाओ। पैकेट को बस्ट किया, ब्रेन के अंदर एक इंपल्स आया, सांप दिखाई दिया, सपने में दिखाई दिया, सबकॉन्शियसली, खत्म पैकेट। ठीक है, सपनों का कभी कोई क्रम नहीं होता है, सपने ऐसे होते हैं, टुकड़ों में बैठे होते हैं, सपने ऐसे होते हैं जो आपने पहले कभी रूटीन लाइफ में कुछ देखे होते हैं, उससे जुड़े हुए कनेक्टेड। सपने में या तो कोई डर होगा, सपने में या तो कोई चीज आपने सोची होगी वो दिखाई देगी आपको, लेकिन वो सपने एक क्रम में नहीं होंगे, वो टुकड़ों में होंगे। केमिकल पैकेट रैंडमली जो है वो, जैसे घर में कचरा साफ करते ना, ऐसी ब्रेन आपका केमिकल के पैकेट का कचरा साफ करता है वो। रिवीजन इसलिए जरूरी है, जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो केमिकल पैकेट बनता है, रिवाइज करते हैं, उस केमिकल पैकेट के बारे में मालूम चलता है, अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार पढ़ रहा है ये, फिर तीसरी बार फिर रिवाइज किया, अच्छा स्कल की बोन इसने फिर पढ़ी, तीसरी बार ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स बने वो कहते हैं कि बॉस ये लड़का हर 4-6 दिन में चीज को याद कर लेता है, रिवाइज कर लेता है, इसका मतलब ये पैकेट जरूरी है, इसको संभाल कर रखो लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म कचरा नहीं है, ये कचरा मत समझना, इसको लेके जाओ मेन मेमोरी में लेके चले गए उसको। The science behind the memory, how we recognize the people, कैसे पहचान पाते हैं हम लोगों को, कैसे हमें चीजें याद रहती हैं, क्योंकि बार बार रिवाइज करते हैं हम उन चीजों के। ब्रेन को पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन को पता है कि जब गीतेंद्र बोला गया तो मैंने पलट के देखा मेरा नाम है, डॉक्टर गीतेंद्र बोला गया मैंने पलट के देखा मेरा नाम है। ठीक है, सावित्री बाई बोला गया तो मैंने पलट के नहीं देखा, कोई सावित्री बाई मेरा नाम नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा ब्रेन जो है सोचो इतना इंपॉर्टेंट है, रात को आप सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं आपके, मैंने आवाज लगाई और मैंने कहा पूजा उठो, पूजा एकदम से उठ गई, क्या हुआ सर, कुछ नहीं, देख रहा था तुमको अपना नाम याद है कि नहीं, सबकॉन्शियस में भी सोते समय भी नाम याद है आपको। ब्रेन इज हाउ अलर्ट, कितना अलर्ट है ब्रेन आपका। सो रहे थे आप, तब भी आपका नाम जब पुकारा गया तो आप उठ गए, किसी और का नाम लिया तो आप नहीं उठे, मतलब मैजिकल जादू है, जादू। ठीक है, और सोचिए ये पूरा जादू जो है वो कैसा, सब कुछ जो है वो न्यूरॉन्स के ऊपर, न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर, ठीक है, केमिकल पैकेट्स के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो बेस्ड है। ठीक है, क्लियर। देखिए हमारा ब्रेन खोलकर देखा हमने 2 हिस्सों में, और आपको बता दूं मैं मेडिकल कॉलेज में जब आप डिसेक्शन करते हैं तो आपको ब्रेन देखने का मौका मिलता है, आप ब्रेन को हाथ में लेकर देख सकते हैं कि ब्रेन किस तरह का होता है, और मैं दावा करता हूं आपसे, आप हार्ट को देखेंगे बकायदा समझ में आएगा कि हार्ट का ये वॉल्व है, ये इसका जो है वो कॉर्डी टेंडनी है, ये इसका जो है वो हार्ट का अलग अलग हिस्सा, आपको लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल सब कुछ समझ में आपको आएगा। ठीक है, आपको हर ऑर्गन बॉडी का पूरा समझ में आएगा, ब्रेन को छोड़कर। ब्रेन में केवल आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा और आप बोलोगे कि यार ये तो ऐसा है माइक्रोचिप के समान है, और इससे एडवांस माइक्रोचिप कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब इतने सारे सर्किट हैं, क्या सर्किट कैसे नहीं, अभी तक जो है हम ब्रेन के बारे में आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें जानकारी केवल 1% है। ब्रेन के बारे में आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके फंक्शंस के बारे में, इसके इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसके बारे में 1% जानकारी है, और ये वो ब्रेन ही है जिसने सुपर कंप्यूटर तक तैयार कर दिया है। मतलब ये जो ब्रेन है जो सुपर कंप्यूटर बना सकता है, मतलब उससे भी तेज आपका ब्रेन है। सुपर कंप्यूटर ने ह्यूमन ब्रेन को नहीं बनाया है, ह्यूमन ब्रेन ने सुपर कंप्यूटर को बनाया है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी कभी भी आदमी से आगे नहीं निकल सकती है।
ठीक है। फिर ऐसे डॉक्टर जो नर्वस सिस्टम को डील करते हैं, उन्हें हम, जो मेडिकल ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम न्यूरो फिजिशियन कहते हैं। न्यूरो फिजिशियन, माइग्रेन की समस्या हो गई, नर्व कंडक्शन से जुड़ी एबनॉर्मलिटी है, तो उसको न्यूरो फिजिशियन जो है वो देखते हैं। और जो ब्रेन की सर्जरी करते हैं उनको न्यूरो सर्जन कहते हैं। और इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो ब्रेन नॉर्मल है, स्ट्रक्चर ब्रेन नॉर्मल है, लेकिन आपकी सोचने की प्रोसेस में कोई गड़बड़ी है, कोई केमिकल के लेवल पे गड़बड़ी है, तो वहां पे साइकेट्रिक मेडिसिन के प्रोफेसर काम करते हैं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन के जो है वो डॉक्टर्स काम करते हैं। और आप देख रहे हैं आपके सामने सीटी स्कैन, एमआरआई, वो तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम जो है वो ब्रेन के बारे में जान पाते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोग सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी हम इसमें एमआरआई का भी यूज करते हैं। ठीक है, ठीक। तो देखिए आप, ब्रेन पर चीजों का क्या असर पड़ता है। आप देखिए, एक 43 ईयर ओल्ड मैन है और उसको आप देख रहे हैं कि यदि नॉर्मल रहता, नॉर्मल व्यक्ति है वो के, जिसको अल्कोहल पीने की लत नहीं लगी है। एक व्यक्ति ऐसा, इसको अल्कोहल की लत लग चुकी है, जो अल्कोहलिज्म का शिकार हो चुका है, जो के जिसको रोज शाम को घर आने के बाद जो है शराब चाहिए, अल्कोहल चाहिए, उसके बगैर वो नॉर्मल नहीं रह पाता। यदि अल्कोहल नहीं मिलेगा तो वो हिंसक हो जाएगा, घर परिवार में मारने पीटने लगेगा। और आप देखेंगे लोअर तबके में आपको ये समस्या बड़ी कॉमन देखने मिलती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, क्या फर्क है सोचने समझने में। आप देखिए ब्रेन के अंदर क्या परिवर्तन आ गया। 43 ईयर ओल्ड नॉर्मल मैन एंड 43 ईयर ओल्ड मैन विद द अल्कोहलिज्म। आप देखिए ब्रेन में आपको अंतर समझ में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, क्लियर। मतलब ब्रेन कई फैक्टर से भी अफेक्ट करता है। ठीक है, अब लौट के आते हैं वापस हम अपनी बात पर कि अभी तक तो हमने ब्रेन के केवल जादू के बारे में बात की, क्या क्या करता है ब्रेन के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, क्लियर। ऑल ऑर्गन एंड सिस्टम, ऑल ऑर्गन्स एंड सिस्टम इन अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड। के कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, आपकी इफिशियंसी बढ़ती है, इफिशिएंसी बढ़ती है कि मोर इफेक्टिवली आप रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, आप प्रकृति में अपने आप को ठीक प्रकार से आप स्टिमुलस का जवाब दे पाते हैं आपके। तो कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है कि दे कोऑपरेट विद अनदर एंड वर्क टुगेदर इफिशिएंटली। के तो याद रखिएगा बेटा कि हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इससे वो इफिशिएंटली काम कर पाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द एडजस्टमेंट। अब कोई कोऑर्डिनेशन का मतलब ही कुछ मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ आवर बॉडीज रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई दैट इन्वॉल्व सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस के प्रकृति में होने वाला कोई भी परिवर्तन जो बॉडी को उत्तेजित करता है, एक्साइटेड करता है, उसके लिए हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, अलग अलग बॉडी पार्ट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वहां पर कोऑर्डिनेशन की भूमिका आती है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व द एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गन, लिम्स एंड बॉडी सिस्टम। कोऑर्डिनेशन में आपके ऑर्गन, लिम्स और बॉडी सिस्टम का बाकायदा एडजस्टमेंट होता है और वो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। याद रखिएगा हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम काम करते हैं, एक नर्वस सिस्टम काम करता है, दूसरा हार्मोनल सिस्टम काम करता है। जो इंस्टेंट और इमीडिएट रिस्पांस होते हैं, जिन रिस्पांस को हमें तेजी से लेना होता है और इमीडिएट लेना होता है, वहां पर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और जिन रिस्पांस को लॉन्ग टर्म के लिए हमें लेना होता है, लंबे समय तक जिन रिस्पांस को बनाए रखना होता है, वहां पर हार्मोन्स काम करते हैं। ठीक है, देखिए द कोऑर्डिनेशन सिस्टम टेल्स द बॉडी हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस। के कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारी बॉडी को बतलाता है कि इस स्टिमुलस का जवाब कैसे देना है। के फॉर एग्जांपल कि मेरे हाथ पर यदि आपने मेरे हाथ के ऊपर मैंने आंखें बंद की हुई हैं, आपने मेरी हाथ के ऊपर जो है वो एक गरम आपने जो है वो कोई गरम ऑब्जेक्ट आपने एक एकदम जो है वो गर्म ऑब्जेक्ट को मेरे हाथ पे रखा आपने, तो मेरा हाथ जैसी हीट को फील करेगा, मैं एकदम से हट जाऊंगा वहां पर। मैं अपना नॉर्मली कहीं बैठा हुआ था और मेरे हाथ को नीचे रखा, वहां पे एक ऑल पिन लगा हुआ था, मेरा हाथ ऑल पिन पे गया, पिन मेरे हाथ में चुभा, मैंने एकदम हाथ को हटाया और देखा मैंने क्या हो गया। ठीक है, What it mean? इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी जानती है कि उसे किन कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और वही तो कोऑर्डिनेशन है। कोई भी स्टिमुलस हो, चाहे वो दबाव के फॉर्म, प्रेशर के फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी हीट के फॉर्म में हो, कोई भी स्टिमुलस बॉडी को मिलेगा, उसका बॉडी जवाब दे सकती है। कि the body can coordinate a response quickly with a nerve impulse or over time as chemical built up and break down in the blood stream। के अब देखिए
जब कभी भी हमको इमीडिएट डिसीजन लेना होता है, हमको जो है वो इमीडिएट डिसीजन लेना होता है, तो उस समय हमारी बॉडी क्या करती है, नर्वस सिस्टम की हेल्प करती है। लेकिन कई डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें कि बॉडी को लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट की, लॉन्ग टर्म जो है वो स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हार्मोन्स काम करते हैं। जैसे हमको हमारी ग्रोथ होनी है, तो उस समय क्या होता है, उस समय ग्रोथ हार्मोन टेक्स्ट मैंने वहां पर जो है पूरी समय की सेल्स को डिवाइड करती रहे, सेल्स न्यूट्रिएंट की सप्लाई मैक्सिमम होती रहे वहां पेट के, तो उसको बार बार आपको भूख लगे ताकि आप जो है वो अधिक खाएं पे प्रोटीन इंटेक लें, अधिक खाएं आप, आपकी बॉडी ग्रो करे। छोटे बच्चे बार बार फीड क्यों करते हैं, छोटे बच्चे बार बार क्यों खाते हैं, बार बार भूख क्यों लगती है, मम्मा भूख लगी है पूरे समय क्यों बोलते हैं, ग्रो कर रहे हैं उठ के। तो उन वहां पर नर्वस सिस्टम के अलावा हार्मोन्स दे प्ले आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल के, ताकि उनकी बोन्स ग्रो कर सकें। ठीक है, अब इस पूरे ये आप स्टिमुलस की बात करें तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि आपकी बॉडी को यानी आपके ब्रेन को रिस्पॉन्ड करना है। ब्रेन कहां पर है, ब्रेन है बॉस, ब्रेन जो है वो बॉडी का बॉस है, और बॉस तो एक केबिन के अंदर बंद है, ये बॉस एक केबिन के अंदर बंद है, और ये जो केबिन है वो है आपका स्कल। ठीक है, तो अब बॉस को कैसे मालूम चलेगा कोई आदमी क्या कर रहा है, एक आंखों ने देखा कि कुछ खतरनाक टाइगर एक सामने, सोचिए आंखों ने देखा कि सामने से एक टाइगर आ रहा है, आंखों ने ब्रेन को बतलाया बॉस एक खतरनाक जानवर आ रहा है, अपने को खा लेगा, ब्रेन ने कहा भागो, भाग गए। ठीक है, कान दिख कुछ नहीं रहा है, गोली चलने की आवाज है कहीं पे, ठाए ठाए ठाए, कहीं गोली चल रही है, छिप जाओ, ब्रेन को बोला बॉस कहीं गोली चल रही है, छिप जाओ, भाग जाओ। ठीक है, आप कहीं बैठे हुए थे, सडनली वहां पे आपने देखा कि एक पाइप लगा था पीछे, उस पाइप में से गर्म हवा, एकदम गर्म हवा जो है वो आई आपको, कि कोई हीट की हवा, गर्म हवा आई आपको, गर्म गैस निकली, वो आपके पीछे कहीं लगा, आपको लगा, पलट के देखा आपने। ठीक है, हवा फिसूसी, ब्रेन को स्किन ने बताया, नर्वस सिस्टम जो ब्रेन, हीट, भागो, भाग गए फिर से, है ना। मतलब कुल मिलाकर यह है कि ब्रेन जो है, ब्रेन ने दरवाजे खोल रखे, खिड़कियां खोल रखी हैं अपनी, और ब्रेन की जो खिड़कियां है ना वो बतलाती हैं ब्रेन को कि दबाव क्या है आसपास में भाई, हीट किस तरह की है, टच के बारे में बताती है कि जो है वो लाइट को सेंस कर सकती है, साउंड वेव को सेंस कर सकती है। समझ रहे हैं आप, मतलब ब्रेन जो है वो उसके दरवाजे हैं, वो है सेंस ऑर्गन। वो क्या है बेटा, सेंस ऑर्गन के सेंस, और सेंस ऑर्गन में क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं पे के, जो चीजों को कैच करते, कैप्चर करते हैं। भाई रेटिना आईज में वो हीट को, वो लाइट को सेंस करता है, और हम देख पाते हैं चीजों को। के सेंसर डिटेक्ट चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट के मैंने आपसे, अब देखो ये सेंसर रिसेप्टर जो होते हैं, सेंस ऑर्गन बाहर से, बाहर के वातावरण से सूचनाओं को ले रहे हैं सेंस ऑर्गन के, और हमारी बॉडी के अंदर भी, याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर भी सेंसर रिसेप्टर होते हैं कि CO2 का लेवल ब्लड में कितना है उसको चेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके ब्लड का प्रेशर कितना है अभी उसको भी चेक कर रहे हैं। पता है ना कुछ के कि हमने देखा था अभी जक्स्टाग्लूमरल ऑर्गन के बारे में, हमने जक्स्टाग्लूमरल सेल्स के बारे में बात किया था। तो मतलब ये है कि आपकी बॉडी में प्रेशर को सेंस कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जो है वो CO2 के लेवल को सेंस कर रहे हैं। ठीक है, एल्कलोसिस, एसिडोसिस, उसको भी बॉडी सेंस कर रही होती है। तो इसका मतलब देयर आर सम कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड बॉडी, देयर आर सम मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी के, और इसके अलावा बाहर तो है ही सेंस ऑर्गन हमारे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, सेंसर रिसेप्टर जो है बॉडी के इंटर एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। कि अब मैंने आपसे कहा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन क्या होते हैं, तो ऐसे ऑर्गन जब भी कभी हम कुछ सेंस करते हैं और उस सेंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना होता है, तो रिस्पॉन्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिव ऑर्गन रिस्पॉन्स जो है वो आगे आते हैं। और रिस्पॉन्सिव ऑर्गन में हम देखें कि दो पहले, देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलस के, कोई भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है मोटर रिस्पॉन्स के, इसमें आप देखेंगे रिस्पॉन्स एक मूवमेंट के रूप में होता है, आप वहां से हट गए, हाथ को हटा लिया आपने, वहां से चले गए आपके, तो आपका जहां पर मोटर रिस्पॉन्स में क्या हुआ, आपने मसल्स का इस्तेमाल किया और उन मसल्स में इससे विशेष तरह का मूवमेंट हुआ और आप वहां से हट गए, आपने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ठीक, तो ये मोटर रिस्पॉन्स है। जब एंडोक्राइन रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो रिस्पॉन्स इज द रिलीज ऑफ द हार्मोन के, और एंडोक्राइन रिस्पॉन्स मतलब कोई पर्टिकुलर हार्मोन आपने रिलीज किया उसका, ताकि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बना रहे। ठीक है ना।
The responsive organ or effectors control motor and endocrine responses. The motor and endocrine system need to be receive an instruction from the nervous system in order to respond. कि याद रखिएगा बेटा कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, जो आपका बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, वो आपका नर्वस सिस्टम से वेरी वेल कनेक्टेड होता है. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो वास्तव में जो है मास्टर ग्लैंड है एंडोक्राइन में, लेकिन उसका कंट्रोल किसके पास में? हाइपोथैलेमस के पास में उसका कंट्रोल होता है. हाइपोथैलेमस कंट्रोल दी पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है ना? और हाइपोथैलेमस क्या है? वो बेसिकली आप देखेंगे ब्रेन का हिस्सा है वो. ठीक है. फिर मोटर रिस्पॉन्स इन वर्टिब्रेट्स की बात करें हम. मोटर रिस्पॉन्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑर्गन्स इन द मोटर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम शामिल होगा इसके अंदर बेटा. बोन सपोर्ट द बॉडी एंड एक्ट एज लीवर्स ड्यूरिंग दी मूवमेंट, और स्केलेटल इंटरनल होता है ह्यूमन बॉडी में के वर्टिब्रेट्स में के. मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन होते हैं जो बोन से जुड़े होते हैं थ्रू टेंडन, और ये बोन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. के इसका मतलब वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मोटर रिस्पॉन्स होता है उसमें आपके स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों शामिल होते हैं और ये मिलकर काम करते हैं. ठीक है, क्लियर? अब हम एक बात समझ गए कि नर्वस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इट मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस ऑर्गन के. और नर्वस सिस्टम में क्या शामिल है? ब्रेन शामिल है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड शामिल है इसमें, और वेरियस नर्व शामिल होती है इसके अंदर. ठीक है. और जो इंपल्सेस होती हैं, इंपल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन आर कैरिड टू द ब्रेन. हमारे सेंस ऑर्गन इंपल्सेस को ब्रेन तक भेजते हैं एंड द मैसेजेस आर देन टेकन फ्रॉम दी ब्रेन टू दी मोटर ऑर्गन के. उसके बाद फिर न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को भेजते हैं. फिर ब्रेन जो भी डिसाइड करता है उन सूचनाओं को लेके आते हैं, मोटर न्यूरॉन लेके आते हैं उनको, और मोटर ऑर्गन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं. मतलब सेंस ऑर्गन, देखिए होता क्या है बॉडी में, बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि बॉडी में सेंस ऑर्गन ने सूचना भेजी ब्रेन को के, और सेंस ऑर्गन ने जो ब्रेन को सूचना भेजी, यहां पर सेंसरी न्यूरॉन, यहां पर सेंसरी न्यूरॉन काम करते हैं. ब्रेन ने सूचना को प्रोसेस किया, उसके बाद ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन ने ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया, और उस रिस्पॉन्स के लिए क्या हुआ कि एक मोटर एक्ट है, एक जो है वो मोटर सिस्टम हमारा काम करता है, उस रिस्पॉन्ड करता है ब्रेन उसके अकॉर्डिंग. तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन लेके गया वो थे मोटर न्यूरॉन थे. ठीक है, जो इंफॉर्मेशन लेके आए ब्रेन से. ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें हम यहां पे, तो एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस बाय द मींस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन के. ब्रेन क्या करता है? ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कंट्रोल करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल करता है. द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट द फंक्शंस व्हिच रिक्वायर मेंटेन्ड रिस्पॉन्सेस के. दे इंक्लूड चेंजेस ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ सम एनिमल्स, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मैमल्स के. तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो लॉन्ग टर्म ऐसे फंक्शन को लंबे समय तक मेंटेन करना, उसमें वो रोल प्ले करता है. ठीक है. अब अभी तक हम एनसीईआरटी पे नहीं पहुंचे बेटा, एनसीईआरटी के बाहर ही बार बात कर रहे हैं हम. ठीक है ना? जरूरी है ये, ताकि चैप्टर समझ में हमको आए. व्हाट इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी? बड़ा इंपॉर्टेंट साइंस है ये. ये क्या बोलता है? ये बोलता है आपसे कि जब कभी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी को वेल कोऑर्डिनेटेड वे में रिस्पॉन्स करना होता है. आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तो आपकी बॉडी को जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपना बैलेंस मेंटेन करना है, हार्ट रेट को बढ़ाना है, के एनर्जी को प्रोड्यूस करना है. ठीक है. तो कुल मिला के आपकी पूरी बॉडी वेल कोऑर्डिनेटेड रहेगी, तब आप ट्रेडमिल पर चल पाएंगे आपके. ठीक है. आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो है वो ट्रेडमिल टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, उसको जो है सीढ़ियों पर चला के देख रहे हैं. आप देखिए उसके पाइप नाक में लगा हुआ है, के उसके तमाम इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, और कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जब वो व्यक्ति इस सीढ़ी पर चढ़ता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसका हार्ट कितने कोऑर्डिनेशन में काम करता है, उसके लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस कोऑर्डिनेशन में काम करता है, उसका ब्लड का प्रेशर क्या रहता है, उसका ठीक है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कितना रहता है, ये सब चीजें हम एक साथ मेजर कर रहे हैं. ठीक है. तो हम देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, वो हम मेजर कर पा रहे हैं. ठीक है. क्यों? ताकि हम उसके नर्वस सिस्टम को समझ सकें, हम समझ सकें कि उसका नर्वस सिस्टम कितना बेहतर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है. जब कभी किसी व्यक्ति का हमें नर्वस सिस्टम चेक करना होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं आंखें बंद करो, उठ के अपने हाथ सामने रखो और सीधे खड़े हो, उठ के ऐसे के. ठीक. हम क्या देखते हैं? हम डॉक्टर के रूप में देखते हैं कि जब उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ सामने रखे, उसने आंखें बंद करके वो ऊपर हुआ, तो कहीं वो लेफ्ट और राइट तो नहीं झुक गया है, उसका एक हाथ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है. के फिर हम बोलते हैं आंखें बंद करो, एक सीधी रेखा में चलकर दिखाओ हमको, के हम खड़े हैं, कोई गिरोगे तो हम पकड़ लेंगे. के
तो उससे हम उसके अब आप बोलोगे आंखें बंद करा के क्यों, हम आगे बात करेंगे इस बारे में के। तो आपने देखा कि आपकी बॉडी के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं यहां पे हम, ठीक है। ठीक, तो एक्सरसाइज के चलते बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है, आपका हार्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मसल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस सबको हम जांचने की कोशिश करते हैं यहां पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी क्या लिखता है। The functions of the organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis के हमारे ऑर्गन सिस्टम और उनके सभी फंक्शन को बकायदा एक कोऑर्डिनेशन में समन्वय में होना चाहिए ताकि बॉडी की होम्योस्टेसिस समस्थितिकता बनी रहे। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन या समन्वय वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमारी बॉडी के दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन में वो हेल्प करते हैं और उससे मोर इफेक्टिवली मोर इफिशिएंटली फंक्शन हो पाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, उदाहरण के लिए जब हम जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि हमारी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ चुकी होती है। इस समय हमें अधिक ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है और इस अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मोर ब्रीथिंग करना होता है, हार्ट बीट को बढ़ाना होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना होगा और ब्लड का फ्लो बढ़ाना होगा ताकि मोर एनर्जी पहुंच सके एक्सरसाइज करने वाले पार्ट्स की ओर और जो है वो आपकी ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई को आप मेंटेन कर सकें, ठीक है। यही तो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, जैसे आपने फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद हुआ तो आपकी नर्व की एक्टिविटी, लंग्स, हार्ट, किडनी वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में लौट जाते हैं उठ के। जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपका ब्लड सप्लाई बढ़ गया अटके, और जैसे आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया वो वापस से नॉर्मल हो गया। तो मतलब आपकी बॉडी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। Thus, the functions of muscle, lungs, heart, blood vessel, kidney and other organ are coordinated while performing physical exercise, ठीक है। यही तो है बेटा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, है ना। इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, इसी स्टेटमेंट के लिए हमने वर्ड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का इस्तेमाल किया, ठीक है। इन अवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized way fashion, okay. The neural system provide an organized network of point to point connection for a quick response, okay. नर्वस सिस्टम की बकायदा सप्लाई हर जगह तक पहुंचती है जहां पे उसको रिस्पॉन्स चाहिए होता है और ये क्विक कोऑर्डिनेशन करता है। एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू केमिकल करता है और केमिकल इंटीग्रेशन करता है और रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली लंबे समय तक, एंडोक्राइन सिस्टम का रिस्पॉन्स लंबे समय तक बना होता है और वो जो है वो स्लो होता है, और जबकि नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो क्विक होता है पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बना रहता है, ठीक है। फिर द न्यूरल सिस्टम of all animal is composed of a highly specialized cells called the neurons, के तो हमारे जो यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की वो क्या होती है, वो होती है न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा एक मैच्योर न्यूरॉन में, एक परिपक्व न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं कर पाते, एक बार मैच्योर होने के बाद न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर पाते, याद रखिएगा। एंड न्यूरॉन्स के पास में एक परिपक्व न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए एक मैच्योरेशन के बाद न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर पाते हैं। न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। नर्वस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जो कंडक्ट करना होता है वो उसके लिए न्यूरॉन स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है। दे कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, के द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा हाइड्रा सिलेंड्रेटा में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन देखने मिलता है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में जो है न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज होता है, बाकायदा आपको एक ब्रेन देखने मिलेगा इसमें, उसमें कई सारे गैंग्लियंस होंगे इसमें, और जो है इंसेक्ट में जो न्यूरल सिस्टम होता है वो कंपैरेटिवली लोअर ऑर्गेनिज्म की तुलना में बड़ा अधिक इवॉल्व होता है। इसलिए आप देखेंगे कि इंसेक्ट सबसे सक्सेसफुल समूह में से एक है बाकी एनिमल्स में, ठीक है ना। वर्टिब्रेट्स में जो है वो और अधिक डेवलप न्यूरल सिस्टम को देखने मिलता है, ठीक है। देखिए यदि आप नर्वस सिस्टम के इवोल्यूशन को देखेंगे, आपके सुनिए आज की पूरी कहानी बड़े ध्यान सुनना मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है बेटा नर्वस सिस्टम के। तो यदि आप नर्वस सिस्टम के इवोल्यूशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे एनिमल और अधिक इवॉल्व होते चले गए, जैसे जैसे एनिमल बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, उस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए और बेहतर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी हमको,
जैसे जैसे बॉडी अधिक जटिल होती चली गई, अधिक रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो है वहां पर नर्वस सिस्टम की अधिक रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप देखेंगे, एक बात गौर करना के, जो जानवर समुद्र के अंदर, पानी के अंदर रहते हैं ना, उनको उतना अधिक उनके ब्रेन को इवॉल्व नहीं किया गया के, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें आपके, से ऑक्टोपस दे आर इंटेलिजेंट के, डॉल्फिन्स दे आर इंटेलिजेंट के, वाटर एनिमल, एक्वाटिक एनिमल में डॉल्फिन्स दे आर इंटेलिजेंट क्या, ऑक्टोपस दे आर आल्सो इंटेलिजेंट के। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कुछ एनिमल को छोड़ दें आप, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं ना, तो समुद्र के अंदर उनकी लाइफ को खतरा कंपैरेटिवली जमीन से कम है कि जमीन पर जो है वो, क्योंकि समुद्र तो बड़ा हिस्सा है के, और जमीन पर जो एनिमल है उनको जो है तो अपने इन्वायरमेंटल जो वातावरणीय परिवर्तन है, एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस है उनको भी फेस करना होता है, और शिकार जो है वो जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो बड़ी कॉमन होती है कहां पे, जमीन के ऊपर के। तो ऐसे एनिमल जो जमीन पर आए उनको अपने ब्रेन को इवॉल्व करना पड़ा, मोर इवॉल्व करना पड़ा। इस कहानी का सार यह है कि जब इंसान जब बंदर से आदमी का विकास हुआ, तो हम देखते हैं कि बंदर से जो है चिंपैंजी बने और ह्यूमन विंग्स बने। तो ह्यूमन विंग्स बने तो उनके पास में जो है वो दो पैरों पे खड़ा होना सीख गए थे, उनके हाथ फ्री हो गए। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि टाइगर हमसे पावरफुल है, उन्होंने देखा कई सारे जानवर ऐसे हैं जो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं और हमको जो खतरा पहुंचा सकते हैं। तो आदमी ने क्या किया, आदमी ने धीमे धीमे अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने जो है फाइन करना, आदमी ने पहले फाइन कंट्रोल सीखे, उसने अपनी उंगलियों को उसने बेहतर कंट्रोल करना सीखा। पहले के आप सोचिए कि आज से लाखों वर्ष पहले जो ह्यूमन बीइंग थे ना, वो अपनी फिंगर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते थे। छोटा बच्चा होता ना, आप छोटे 1 महीने के बच्चे को पेन पकड़ा दे, 2 महीने के बच्चे को पेन पकड़ा के बोले कि तू लिख, साइन कर बता, तेरा नाम जो है वो सुभिक्षा है या सुदीक्षा तेरा नाम है, लिख के बता। बच्चा बोलेगा तो मेरा नाम रख दिया सुदीक्षा और ऊपर से बोल रहा लिख के दिखाओ। स्पेलिंग कठिन है ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सुदीक्षा इज ए वेरी गुड नेम, ठीक है, पर लिखने में होता है जैसे सरला नाम लिखा आपने, पूजा नाम लिखा, ठीक है, भारती नाम लिखा, आसान नाम है, ठीक है। अब ये मत बोला भारती को जानते हैं, पूजा कौन है, सरला कौन है सर, ठीक है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, रैंडम मैंने नाम लिए हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी तरह के आरोप का पूर्णतः खंडन करता हूं। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि छोटे बच्चे को, आपने 2 महीने के बच्चे को पेन पकड़ा दिया, लिख, बच्चा बोलेगा मैं बच्चा हूं कि तू बच्चा है, भाई बेटा डेवलप हो रहा हूं, अभी मेरे को कुछ नहीं आता, अभी तो मैं पहचानता ही नहीं क्या कौन क्या बोल रहा है। अपनी मां को बस जानता हूं मैं, बाकी किसी को नहीं जानता मैं। मतलब हम भी धीमे धीमे बड़े होते हैं, पेन पकड़ना सीखते हैं, ठीक है, साइकिल चलाना सीखते हैं, धीमे धीमे हमारा ब्रेन ट्रेंड होता है। आप सोचिए कि जो है आदिमानव था ना, वो उतना एफिशिएंट नहीं था उठके, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने हैंड, जब छोटे बच्चों के खिलौने लगे होते हैं, ब्लॉक को जोड़ना, छोटे बच्चे कभी देखा है, छोटे बच्चे खेलते हैं ना तो वो चीजों को लेते हैं, और आप कभी किसी 3-4 साल के बच्चे को खेलते देखना, मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रैक्टिकल करते हैं कि 3 या 4 साल के बच्चे को खेलते हुए देखना, आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि वो 2 खिलौने लेके, वो क्या खिलौने, 2 कारें, खेलेगा नहीं, वो ऐसे टकराने की कोशिश करेगा उसको, ठीक है। क्या करेगा बच्चा, उठाएगा कोई चीज को, फेंक देगा दूर। बच्चे को खिलौना दिया आपने, गुस्सा किया, उठा के फेंक दिया, क्यों फेंका उसने, ही वॉन्ट टू नो जज कि ये कितना दूर जाता है। खिलौना दिया, खोल दिया खिलौने को उसने, क्यूरियोसिटी है उसकी, सीख रहा चीजों को वो। आपको यदि मैं 2 पेन पकड़ा दूंगा, अभी आप 20 साल के हैं, 18 साल के, जो भी आपकी उम्र है, आपको 2 पेन पकड़ा दिए मैंने, तो आप मेरे सामने बैठे, आप, मैं बोलूंगा पागल हो क्या, सीधे बैठो, लेकिन 3 साल के बच्चे पढ़ाए वो, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये ब्रेन का भी डेवलपमेंट का प्रोसेस हमारी लाइफ में भी चलता है। तो पहले के जो जीव थे उनमें धीमे धीमे ब्रेन इवॉल्व करना शुरू किया, तो फाइन कंट्रोल सीखे। फिर आदमी को समझ में आता गई कि मैं लकड़ी की टहनी लूंगा, बड़ा सा लकड़ी का टहनी लूंगा, उसके सिरे पर मैं नुकीला पत्थर बांध दूंगा। किससे बांधूंगा, उन्होंने कहा मैं कोई बेल लेके आता हूं, उस बेल से मैंने, इमेजिन कीजिए आदि मानव क्या कर रहा है कि उसने एक लकड़ी की टहनी ली, सामने नुकीला पत्थर लगा दिया और उसको बेल से बांध दिया, और उसने कहा मेरे पास ना नाखून इतने बड़े बड़े हैं, ना मैं इतना पावरफुल हूं, लेकिन मेरे पास ये है, ज्यादा पास में आओगे तो इसको मार दूंगा, ठीक है। एनिमल, दूसरा एनिमल एक आध बार आया होगा, जब लग गया होगा तो एनिमल बोला यार ये पता नहीं कौन सा एनिमल है, पहले तो अभी कुछ 100 वर्ष पहले तो ऐसा नहीं करता था, ये अचानक से ये टोचने लगा हमको। फिर आदमी ने कहा ये तो थोड़ा सा जो है वो कभी कभी पत्थर खिसक जाता है, इसका ढूंढो क्या मजबूत है, लोहा ढूंढ लाया, लोहे को निकाल के बना लिया उसने भाला, अब भाला लेके घूम रहा आदमी, टाइगर कहां है तू। फिर समझ में आया कि भाला मारने के लिए टाइगर के पास जाना पड़ता है, कभी कभी टाइगर हमला कर देता है, धनुष बाण बना लिया उसने
कि ले भैया अब आज तू दूर से मारूंगा अब तेरे को, टाइगर आ पास में, धनुष बाण लेके बैठ गया। मतलब आदमी धीमे धीमे जो है वो लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है वो? बाकी जिनसे खतरा है उनसे लड़ रहा है वो, और अपने ब्रेन को इवॉल्व करा धीमे धीमे। तो आदमी का जो ब्रेन है ना वो लड़ लड़ के इवॉल्व हुआ है। वो कैसे इवॉल्व हुआ? कि आप कभी देखना कि एक, मैं अभी हाल ही में मैंने एक जो है वो डिस्कवरी पे कहीं पे मैंने देखा था, जो है वो एक ह्यूमन इवोल्यूशन पे एक सीरीज था, नाम बोल रहा हूं, बताऊंगा आपको कभी। तो मैंने देखा उसमें कि व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग है दे इवॉल्व देमसेल्फ बिकॉज प्रकृति के उनको बहुत फाइट करना पड़ा, ठीक है। तो ब्रेन को उन्होंने सोचता रहा, ब्रेन इवॉल्व किया उसका, और एक म्यूटेशन भी था इसमें इन्वॉल्व के ब्रेन का जो लॉजिक एंड रीजनिंग वाला हिस्सा इवॉल्व कर गया, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या आप हमको इवोल्यूशन पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं इवोल्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल इतना बतला रहा हूं आपको बेटा कि जो है आप देखिए कि सिलेंटेटा से शुरू कीजिए, आप सिलेंटेटा देखिए, फ्लैट वर्म देखिए, आपके अर्थ वर्म देखिए, फिश देखिए, आप वर्ड्स को देखिए आप, और ह्यूमन बींग्स को देखिए आप कि ब्रेन का फोर ब्रेन वाला हिस्सा, जो फोर ब्रेन वाला हिस्सा होता है वो लॉजिक, रीजनिंग और थॉट के लिए होता है, सोचने के लिए, समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए होता है, वो धीमे धीमे इवॉल्व करा। सबसे अधिक इवॉल्व हमारे अंदर प्रेजेंट है ये, ठीक है ना। देखिए आप जो फोर ब्रेन वाला हिस्सा है, आप देखिए फिश में देखिए, एम्फीबियन में देखिए, रेप्टाइल्स में देखिए, और वर्ड्स में देखिए, और मैमल्स में देखिए। आप मैमल्स में घोड़े में भी इवॉल्व है, ठीक है, हमसे कम है पर है, घोड़ा भी अपने मालिक को पहचानता है, ठीक है। तो देखिए क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कुल मिला के कि जो लार्ज मैमल है उनके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इवॉल्व होना शुरू हुआ। अब इसका भी बड़ा तो अब हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन दी ब्रेन साइज ड्यूरिंग दी ह्यूमन इवोल्यूशन के। मैं अभी चूंकि नर्वस सिस्टम का हम बिल्कुल देखो बेटा, इस चैप्टर की जो आत्मा है ना वो इवोल्यूशन तक में भी है प्रेजेंट, ठीक है। तो हमको बिल्कुल पता नहीं, एकदम अटेंटिव माइंड से पढ़ेंगे हम कि हम कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम वही घिसा पिटा किताबों में लिखा वो रटेंगे नहीं, हम कि हम वो एनसीईआरटी का मैं कह रहा हूं आपसे 100% करा दूंगा उसको, चिंता मत करो, उठ के भरोसा रखो, उठ के। लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि पहले कभी ऐसा नहीं पढ़ा, उठ के। और अब की बार वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, सिलेक्ट होकर दिखाएंगे टॉप रैंक से, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं कि जो ब्रेन का साइज ह्यूमन इवोल्यूशन में कैसे इवॉल्व किया। आप देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हिबेलिस के, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस के, ठीक, धीमे धीमे ब्रेन जो है वो इवॉल्व करता हुआ चल रहा है, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले कई 100 वर्षों के बाद में, कई हजार वर्षों के बाद में ह्यूमंस का ब्रेन और इंटेलिजेंट होगा, और जो है हम जो है वो इवॉल्व हो चुके होंगे, के। तो ब्रेन का धीमे धीमे कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, क्या आप देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये शो करता है सिंपल सा कि मोर द यूज ऑफ द ब्रेन के। इसीलिए कहा जाता है जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, जो कुछ कुछ कर रहे होते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ शैतान होते हैं जो कुछ ना कुछ छेड़खानी करते थे, दे ऑल आर इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट के। और यदि आप उसमें से किसी कैटेगरी में आते हैं ना, तो बेटा आप में टॉप करने की पूरी क्षमता है, अपनी एनर्जी को एक जगह लगा दो, निश्चित रूप से आप टॉप करेंगे। और हर व्यक्ति में कैपेबिलिटी होती है। देखिए आपका जो ब्रेन है वो भी जो है वो ऐसा नहीं है, हमारा ब्रेन में भी कई सारे हिस्से हमारे सबके अंदर, हम सबके अंदर एक प्रकार से एक रेप्टिलियन ब्रेन का हिस्सा ही। देखिए हमारे ब्रेन में एक हिस्सा ऐसा है जो रेप्टाइल्स का प्रेजेंट है, इसलिए हमारे अंदर भी जो है वो खतरनाक विचार आते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो डायनासोर का जो ब्रेन का एक हिस्सा है ना, इंस्टिंक्ट जो ब्रेन के, कि हम अपने आसपास की चीजों को इंस्टिंक्ट से पहचान पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, क्या, ठीक। और हम कई सारे जो है वो डिसीजन जो है वो ऐसे ले पाते हैं जिनका हम कोई लॉजिक नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो है वो ब्रेन रेप्टाइल साइड के। फिर लिम्बिक इमोशनल और फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, के। नियोकॉर्टेक्स होता है जो थिंकिंग के लिए और रैशनल रीजनिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, के। तो ब्रेन के कई अलग अलग हिस्से होते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक जटिल सर्किट हमारे सामने आ चुका है, एक लंबी कहानी का की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर हमको ब्रेन के, लंबी कहानी का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लेक्चर लूंगा, के लेक्चर में उतर ही लूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, के, लेकिन हर हिस्से को हम ऐसे समझेंगे कि सारी उलझन सुलझ जाएगी, ठीक है। पढ़ने के बाद और उलझेंगे नहीं, पढ़ने के बाद सुलझेंगे हम, ठीक है। चलिए तो हम देख रहे हैं, तो आप देखो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमारा ब्रेन क्या, कि में हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हम उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है कि जहां पर हमने आज नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन को देखा, हमने देखा कि चैप्टर जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और अगली क्लास से हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर, हम देखेंगे कि क्या टाइप होते हैं, किस तरह। और याद रखना होता है हर लेक्चर, कोई लेक्चर मिस नहीं, यदि यहाँ पे आपने नर्वस सिस्टम में एक भी लेक्चर आपने मिस किया तो अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज
फॉलो द लेक्चर्स और एक के बाद जो है वो सीक्वेंस से फॉलो कीजिए और चीज़ों को समझिए और क्वेश्चंस को लगाइए, डीपीपी जरूर सॉल्व कीजिए और प्लीज डोंट अवॉइड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट। पढ़िए बेटा, एक्स्ट्रा रीडिंग उसके अंदर प्रेजेंट है और बड़ा काम का है। ओके, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.